वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और रसायन विज्ञान का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, रसायन विज्ञान का आप आनंद ले रहे हो। उम्मीद करता हूँ आप अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उनको भी लिंक शेयर किया करो, ताकि वो भी रसायन विज्ञान की कक्षाएं टाइम से लेके और अपना बेनिफिट बना सके। तो बच्चों, हमने यहाँ तक बात की थी विलियन में, हम अपना टॉपिक चल रहा था विलियन में हम बार बार मात्रा इकाइयां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बार प्रतिशत, पीपीएम, पीपीवी, मोलरता के बारे में अध्ययन किया था। और पिछली कक्षा में हमने मोलन्स के बारे में अध्ययन किया था। मोलन्स को समझने के बाद हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन के आधार पर आगे इसको मोलन्स को एक दो क्वेश्चन के आधार पर और देखते हैं बच्चों। तो अपने जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें अपना क्वेश्चन है जैसे, पहले पेन चेंज कर लेते हैं एक बार ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखो, हम क्वेश्चन ले लेते हैं बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करो। प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से आपको मोल अंश ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। यानी आपको एक विलियन दिया हुआ है, जिस विलियन में घटक कौन कौन से हैं। अपने पास जो घटक है विलियन के, एक घटक दिया हुआ आपको बेंजीन और एक घटक दिया हुआ जो अपने को कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो घटक दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो अपने कल जब मोलन्स में घटक ए की बात की थी, वैसे बेंजीन को हम घटक ए दे देते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड को नाम दे देते हैं घटक बी। बच्चों, बेंजीन के सूत्र की बात करें तो बेंजीन का सूत्र आपको पता ही है, C6H6 होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो CCl4 होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस विलियन में दो घटक कौन कौन से, एक बेंजीन, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन को हम ए मान रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बी, और दोनों के फॉर्मूले अपने वो दिए हुए हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं अपने। तो देखो, सबसे पहले बात इस क्वेश्चन के आधार पर देखें तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ क्या है, तो अपने को केवल बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है, तो यहाँ पर बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत है। इस 30 द्रव्यमान प्रतिशत का हम अर्थ लिखे तो हम ये कह सकते हैं, बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत का तात्पर्य लिखे हम। तो इसका सीधा मीनिंग क्या हो गया, अपने ये कहना चाह रहा है कि 100 ग्राम विलियन जो है, अगर विलियन की मात्रा 100 ग्राम है तो इस 100 ग्राम विलियन में बेंजीन आपके 30 ग्राम है। बेंजीन 30 ग्राम उपस्थित है। अगर हम कुल विलियन 100 ग्राम लेते हैं तो उस विलियन में बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी है अपने, बेंजीन की ग्राम में मात्रा नॉर्मली में तो अपने 30 ग्राम है। एक बार देखो निकाला कैसे, तो वही अपना W/W प्रतिशत से विलेय का भार बट्टा विलियन का भार, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो कुल मात्रा 100, तो गुणा में लिख दिया ये हमने। अब देखो, ये आपको दिया W/W प्रतिशत 30, अपने विलेय का भार अपने को निकालना है और विलियन का भार मान लेते हैं। तो हमने मान लिया विलियन का भार कितना है, 100।
तो देखो ये 100 इंटू 100 है, तो ये 100 से 100 क्रॉस हो जाएंगे, तो अपने विलेय का भार कितना आ गया, विलेय का भार आ गया आपके 30 ग्राम। लेकिन ये 30 ग्राम आया कब है, जब आपने विलियन कितना माना है 100 ग्राम। तो देखो ये लिख लेते हैं हम, तो इसको वापस लिख ले, ये अपने दिया हुआ है, इसकी सेंटेंस है कैसे ये बता दिया आपको। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो अपने को बेंजीन का भार दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है बेंजीन का भार, और बच्चों बेंजीन को हमने घटक क्या माना है, तो बेंजीन के भार को डब्ल्यू से प्रेजेंट करें, तो ये आपके पास आ गया 30 ग्राम। बच्चों विलियन का भार हमने माना है, विलियन का भार कितना है 100 ग्राम, विलियन का भार है आपके पास 100 ग्राम। अब अपने विलियन कुल 100 ग्राम मात्रा में, जिसमें से बेंजीन का मान कितना है 30 ग्राम, तो अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार निकाल लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमने घटक बी माना है, तो इसको WB से दर्शा देते हैं भार को, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार WB। तो ये आपके क्या जाएगा, कुल भार आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, उसमें से एक घटक 30 ग्राम है, तो दूसरा घटक ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। तो देखो WA का मान 30 ग्राम है, WB का मान अपने पास कितना है 70 ग्राम। अपने को ये चीजें जो दिया हुआ है उससे हमने निकाल ली। इसी क्वेश्चन में देखो अपने को मोलन्स निकालना है, और मोलन्स का फॉर्मूला देखो आप, मोलन्स निकालना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घटक एक का मोलन्स, घटक एक का मोलन्स, और घटक एक का मोलन्स निकालने का फॉर्मूला क्या अपने पास, घटक एक का मोल बट्टा घटक एक का मोल प्लस घटक बी का मोल, ये अपने पास क्या है फॉर्मूला। अब देखो इसी क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसी को देखें आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये अपने पास घटक एक का मोलस निकालना है, और जब ये मोलस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, घटक एक के मोल और घटक बी के मोल चाहिए। तो देखो घटक एक का मोल, घटक एक का मोल निकालते हैं, और घटक एक का मोल निकालने का तरीका क्या है, वही घटक एक का भार बटा घटक एक का अणुभार। तो देखो इसी में देखें, तो देखो यहाँ पर बेंजीन को हमने घटक क्या माना है, जिसका भार अपने को कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब बात करते हैं अणुभार की, तो बेंजीन का अणुभार निकाल लेते हैं हम। बेंजीन का सूत्र अपने को पता है, बेंजीन यानी C6H6 का अणुभार। तो देखो C6H6 का अणुभार निकालें, तो बेंजीन में कार्बन कितने हैं 6, और एक कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम। बेंजीन में हाइड्रोजन भी 6, और एक हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु भार 1 होता है। तो यह आपके पास आ जाएगा 72 प्लस 6 बराबर 78 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर अणुभार 78 ग्राम। इसको सोल्व कर लो। देखो 30 में तो 78 का भाग जाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ 300 हो जाएंगे। अब 300 में 78 का भाग देते हैं। देखो 78 को राउंड फिगर में अगर 80 माने तो 80 से देखो 300, 8 3 24, 8 4 32, यानी 4 बार जब भाग जाएगा तो 320 हो जाएंगे, मतलब 3 बार जाना है। तो ये 3 बार, अब 3 बार में अपने कितने हो रहे थे 8 3 24 यानी 240। अपने पास क्या है 78 है, तो 6 कम कर देते हैं हम 240 में से, तो अपने पास कितने रह गए 234। 300 में से 234 को घटा लेते हैं, तो अपने पास कितना रह गया 34 घटाएंगे तो 66 रह गया। 660 में भाग लगाते हैं। देखो वापिस इसको राउंड फिगर में इस्तेमाल लें तो अपने क्या हो जाएगा 8 20 64 640, मतलब अपने लगभग ये चला जाएगा 8 बार भाग, तो ये आ जाएगा 0.38। ये क्या है घटक ए का मोल। इसी प्रकार देखो घटक बी का मोल निकालते हैं। घटक बी के मोल या घटक बी का मोल
तो घटक बी का मोल निकालेंगे तो वही सूत्र बी का भार बट्टा बी का अणुभार। अब देखो अपने पास बी का भार ये रहा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार दिया 70 ग्राम, तो ये लिख दिया 70 ग्राम, बट्टे में अणुभार ले लेते हैं, तो ये देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार निकाल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार निकाल लेते हैं। ये आ गया आपके पास Na का मान, Mb निकाल लेते हैं, तो CCl4 का अणुभार जिसको हम Mb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो इस सूत्र में कार्बन 1 है तो 1 इंटू 12 आ जाएंगे, प्लस क्लोरीन 4 है और क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है, सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 12 और इसको 4 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 142। भाई 35 से 35 70 और प्रत्येक में 5 ज्यादा है, तो 70 70 140 नहीं 142, इसको और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके 154। तो 70 में आपको 154 का भाग लगाना है, डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो वही अपने को पहले दशमलव लगा लेते हैं, जैसे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 154 में देखो भाग लगाते हैं हम, देखो लगभग अपने राउंड फिगर में 150 ले लेते हैं इसको 150, तो 150 300 700 4 बार में 600 आ जाएंगे और 5 बार में अपने पास क्या आएंगे 750, मतलब 4 बार जाना है, अपने भाग चला जाएगा 4 बार, जब 4 से इसको गुणा कर लेते हैं 16 6 1 20 1 21 2 और 4 2 616 आ जाएंगे। 700 में से इनको घटा लेते हैं तो अपने पास जो शेष क्या रह जाएगा 4, यह रह जाएगा 8, 84 शेष है, वही 0 लगा लेते हैं 840 में देख लो अपने पास कितनी बार चला जाएगा भाई, 4 बार में अपने पास लगभग 616 आ रहे हैं, 5 बार लगा देते हैं तो ये अपने 700 और ये हो जाएगा आपके 70, तो 7 ये अपने लगभग 5 बार चला जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा आपके पास इसके मोल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल आ गए अपने पास, और अपने पास मोल किसके आ गए घटक ए या बेंजीन के भी मोल आ गए। ये तो घटक ए के मोल है 0.38 और ये आपके घटक बी के मोल है 0.45। अब देखो इस सूत्र में मान रख देते हैं जो हमने सॉल्व किया था उसी में, तो घटक एक का मोल निकालना है, तो घटक एक के मोल का मान 0.38 बट्टा घटक एक का मोल तो वापस 0.38 प्लस घटक बी का मोल तो 0.45, सोल्व कर देते हैं इसको तो ये अपने पास 0.38 है, इसको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 13 3 1 7 1 8.83। ठीक है, तो देखो सोल्व करने के लिए दशमलव से दशमलव उठा देते हैं दोनों जगह से, 38 में तो 83 का भाग जाना नहीं है तो ये वापस दशमलव लगा दिया यहाँ, ये हो गया अपने पास 380, वही राउंड फिगर वाले लेते हैं, देखो इसको 80 मान लेते हैं 832, 8 पंजो 40 यानी 4 बार जाना है तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4। फिर अपने पास 4 से गुणा कर लेते हैं 12 2 1 और 4 832, 32 1 33, 332 आ जाएगा, 380 में से इसको लेस कर देते हैं तो अपने पास सीधा रह जाएगा अपने पास ये 8 और ये 4 48, 480 में देख लो भाग लगा के तो वही 832, 8 पंजो 40 5 बार चला जाएगा तो ये लगभग आपके पास 0.45 के आसपास मान आ जाएगा। ये अब की बार मान जो आया हो क्या है घटक ए का मोलस है तो घटक बी का मोलस निकाल लेते हैं। तो बच्चों अपने क्या होता है अक्ष ए प्लस अक्ष बी इज इक्वल 1 होता है, तो देखो अपने को घटक ए का मान पता चल गया तो अक्ष बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अक्ष ए, तो 1 माइनस अक्ष ए का मान ये रहा 0.45, सोल्व कर देते हैं इसको तो ये आ जाएगा आपके पास मान 0.55 के आसपास। आप चाहो तो पूरा इस प्रकार निकाल भी सकते हो। यह है बच्चों अपने जो क्वेश्चन है बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है तो प्रत्येक घटक का मोलस ज्ञात करो। अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में आप पाठ्यनीति क्वेश्चन चेक करोगे तो पाठ्यनीति क्वेश्चन में दिया हुआ है
अपने बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो उसके प्रत्येक घटक का मोल अंश, तो अपने बेंजीन का मोल अंश आ गया ये 0.45 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ गया 0.55। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, इसी में क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपके पाठ्यनीति क्वेश्चन जो है उससे ऊपर आपको पाठ्यनीति उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। अपने 2.1 करके जो पुरानी बुक्स चल रही है उनमें 2.1 उदाहरण, और इस बार नहीं आएगी उनमें 1.1 आ जाएगा। तो देखो ये उदाहरण दिया हुआ आपको एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात करो। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात करो, ज्ञात करो। यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का 20 द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है, 20 द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है। तो देखो जो यहां पर ये आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात करना है, साथ में विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका 20 द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है, आपको ये कह रहा है। तो देखो सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है बच्चों, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल CH2 CH2 और दोनों कार्बन पर OH जुड़े होते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो C2H6O2, इसका एथिलीन ग्लाइकोल है ये। तो एथिलीन ग्लाइकोल का अणुसूत्र तो अपने निकालना पड़ेगा, तो अभी निकाल लेते हैं हम। तो C2H6O2 का अणुभार, तो ये अणुभार निकालना पड़ेगा, अणुसूत्र तो लिख लिया हमने अणुभार, तो ये निकाल लेते हैं हम। तो देखो इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 ग्राम प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम। तो सोल्व कर लेते हैं, 24 और ये आ जाएगा आपके 6 हो जाएगा 30 और ये आ जाएंगे 32, यानी टोटल आपके मान कितना आ जाएगा 62 ग्राम आ जाएगा। देखो निकाला कैसे ये देख लो। अभी इसको मैं मिटाऊंगा वापिस, तो सीधा लिख देते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है अपने को निकालना क्या, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है। तो हम यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल जो है इसको हम घटक ए मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे हम, घटक ए। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं, ये मिटा रहा हूं एक बार में। तो देखो इसको मैं वापस इरेजर कर देता हूं, इसके बाद हम इनको अलग से लिख लेते हैं। तो बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। इस एथिलीन ग्लाइकोल का भार और अणुभार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं C2H6O2, फर्स्ट में नाम लिख देता हूं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार, और इसको हम घटक ए मान रहे हैं, तो अणुभार को मैं MA लिख दूं, जो अपने पास कितना है 62 ग्राम है। ठीक है। अब देखो तो ये क्या रहा है, एथिलीन ग्लाइकोल का 20 द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब 100 ग्राम विलियन। हमने मान लिया कि विलियन कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विलियन में C2H6O2 का द्रव्यमान, जिसको हम क्या बोल देंगे WA बोल देंगे, जो कितना आ गया 20 ग्राम है। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार निकाल लिया हमने फॉर्मूले से, और इसका भार निकाल लिया हमने ये दी हुई लाइन के मीनिंग से। इसके पहले वाली क्लास में हमने भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना बताया था। इसका अभी इस क्लास में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 100 करके भी देखा था। अब देखो तो अपने पास, अब जब किसी पदार्थ का विलयन है और उसमें विलायक का नाम दिया हुआ नहीं है, तो सार्वत्रिक विलायक जल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जल का भार निकाल लेते हैं। तो जल का भार हो जाएगा आपके पास, जल के भार को WB से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखो विलियन हमने कितना माना 100 ग्राम, उसमें मिले कितना अपने 20 ग्राम, तो जल का भार कितना आ गया अपने पास 80 ग्राम आ गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया। जल का अनुपात देख लो बच्चों, जल का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, H2O। जल का अनुपात निकाल लेते हैं, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू हाइड्रोजन का भार 1, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो 2 प्लस 16 ये हो जाएगा आपके 18 ग्राम। तो ये अपने को हमने इन चारों में मान निकाल लिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, अपने को एथिलीन ग्लाइकोल या जो अपना घटक है, एक मिनट देखो इसको स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। और छोटा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलंस यानी घटक ए का मोलंस। तो घटक ए जिसका कोष्टक में सूत्र लिख देता हूं C2H6O2 का मोलंस, तो वही अपने सूत्र का ये देखें मोलंस निकालना अपने को। तो मोलंस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na बट्टे में आ जाएगा अपने Na प्लस आ जाएगा Nb। अब बच्चों अपने को Na Nb दिया हुआ नहीं है, एक तो तरीका है कि इनको भार बट्टा अनुपात के रूप में लिख लो, या डायरेक्ट इधर पहले आप Na Nb निकाल लो। तो देखो Na का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके Wa बट्टा Ma, और Nb का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास Wb बट्टा Mb। देखो दोनों में मान पुटअप कर देते हैं। तो अपने पास देखो Wa कितना दिया बच्चों 20, ये लिख दिया मैंने यहाँ 20। अब Wa दिया, फिर Ma देख लो, Ma निकाला था हमने, ये 62 दिया हुआ है। इसी प्रकार देखो यहाँ देख लेते हैं हम बच्चों, यहाँ देख लेते हैं हम अपने पास Wb कितना दिया हुआ है 80, और Mb कितना दिया हुआ अपने पास 18। देखो दोनों के मोल निकाल लेते हैं। 20 में 62 का भाग डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, यहां लगा देता हूं मैं दशमलव, ये दशमलव लगा दिया हमने, ये 1 मिनट। देखो यहां पॉइंट लगा दिया, जैसे ही पॉइंट लगाया अब अपने पास ऊपर संख्या कितनी हो जाएगी 20 की 200 हो जाएगी या 0 लग जाएगा, 200 में भाग लगाते हैं। देखो 36, यहाँ पर इसको 60 मान लेते हैं, तो पहले 6 से देखें तो 36 18 6 24 यानी 4 बार तो जाना नहीं है, 3 बार जाना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3। तो देखो शेष कितना रह गया अपने पास, ये इनको 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा लगभग अपने पास ये 6 और 18 186। शेष कितना रह जाएगा 14, 14 के आगे वही 0 लगा देते हैं, 140 140 में ये लगभग 2 बार चला जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास इसके मोलों की संख्या 0.32। दूसरे के निकाल लो, तो देखो 80 में भाग लगाते हैं 18 का, 18 का फावड़ा बोलो, देखो 5 बार में तो ज्यादा हो जाएंगे, 4 बार चला जाएगा, कितना रह जाएगा 8, वापिस 80 यानी 4.4 के आसपास या 4.44 ले लेते हैं, मान रख दो इधर। तो देखो घटक ए का मोलंस यानी आपको अक्स ए निकालना है, तो Na का मान वो आपने निकाल लिया 0.32 बट्टा वापिस Na का मान 0.32 प्लस Nb का मान 4.44। सोल्व कर लेते हैं, ये अपने पास 0.32 बट्टा इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 6 7.4। सोल्व करने के लिए जो दशमलव से दशमलव उठा लेते हैं, जब दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या अंश और हर में समान हो तो हटा सकते हैं। अब अपने पास संख्या क्या रहेगी आगे लिख लेते हैं, देखो इसको तो देखो ये अपने पास आ गया अक्स ए बराबर 32 बट्टा 476। अब देखो इसमें भाग लगाते हैं, 32 में भाग जाना नहीं है, ये लगा दिया पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास
320। बच्चों 320 में भी नहीं जाना है तो यहाँ लगा दो आप 0, तो 1 0 और आ जाएगा यहाँ। अब अपने को भाग देना है 3200 में 476 का। तो देखो 476 को राउंड फिगर में वापस 500 मान लेते हैं, तो 500 मान लेते हैं तो अपने पास क्या जाएगा, 500 से 5 37 6 बार चला जाएगा। अब अपने को ये देखना है शेष कितने रहे, अपने राउंड फिगर में तो माना है अपने पास 24 है। तो ये देखो आप इनको 6 से गुणा करो, ये 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 24 2 और ये 12 2, तो ये चला जाएगा आपके 6 बार भाग। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। तो देखो इसको 6 से गुणा करते हैं हम, 36 3 42 से 3 43 4 और 24 से 4 28। तो ये हम लेस करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके 4, यहाँ पर भी 4, ये रह जाएंगे 11 में से ये 3, ये 344 है, वही 0 लगा दो तो ये वापस कितनी बार चला जाएगा, ये तो दिया हुआ है 28 6 बार वाला, इसमें एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 4 76 12 13 13, तो अब की बार ये भाग चला जाएगा बच्चों आपके 7 बार। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल 0.67। अब इनको हटा देते हैं तो इसमें भाग चला जाएगा आपके कितनी बार, 0.067 बार। तो इसको 7 को वापस मिटा के लिख लेते हैं 6 7 को, तो ये अपने 0.067 मोल आ जाएंगे। मोल अंश, सॉरी मोल तो पहले निकालिए, ये मोल अंश आ जाएगा घटक ए यानी एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी है, 0.067। अगर आपको जल का निकालना हो तो वही 1 माइनस अक्स से कर लोगे तो आपके आ जाएगा। तो बच्चों ये था, ये आपका मोल अंश टॉपिक था जिसमें हमने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिए। अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद, तो ये सारी इकाइयां थी आपके भार भार मात्रक इकाइयां। अपने भार भार मात्रक इकाइयों का हमने अध्ययन किया और इन भार भार मात्रक इकाइयों में हमने ये इकाइयां पढ़ी थी सारी। द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ा हमने, W बटा W प्रतिशत, फिर हमने ppm ppb, फिर हमने मोलरता और लास्ट में मोल अंश पढ़ लिया। अब इस टॉपिक में यहां तक अपने जो विशेष बातें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी है। तो पहली विशेष बात यह है कि भार भार मात्रक इकाइयां ताप से स्वतंत्र होती है, मतलब ताप बढ़ाने पर इनका मान ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। इसी प्रकार ताप घटाने पर भी भार भार मात्रक इकाइयों का मान अपरिवर्तित रहता है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है पदार्थ का भार या द्रव्यमान, यानी ताप के साथ भार भी नहीं बदलता है और द्रव्यमान भी नहीं बदलता है। ये पहली चीज। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज हमने पढ़ी थी इसमें कि ये जो पीपीएम और पीपीबी है, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर मिलियन, इन दोनों मात्रक इकाइयों का प्रयोग कब करते हैं, जब विलयन की सांद्रता बहुत कम होती है, अर्थात किसी विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम, तब पीपीएम और पीपीबी सांद्रताओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थान विशेष में जल जो है, उस जल में फ्लोराइड की मात्रा या वातावरण जो है वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा को इनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बच्चों ने मोलरता पढ़ी थी। मोलरता में मैंने क्या बताया था, सबसे पहली चीज ये एकमात्र ऐसी मात्रक इकाई है जो विलायक की मात्रा में से निकाली जाती है। बाकी जितनी भी इकाइयां पढ़ी है और पढ़ेंगे सबकी सांद्रता विलयन में से निकाली जाती है। केवल मोलरता जो है, मोलरता को ही विलायक की मात्रा में से ज्ञात किया जाता है। और जिसका मात्रक हमने देखा था स्मॉल एम यानी मोलल। और बच्चों मोलल का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी, मोल प्रति केजी या मोल बट्टा किलो, जिसे आप चाहो तो मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण इकाई में से बच्चों ये मोललता। फिर बच्चों हमने बात कर ली लास्ट में मोल अंश की। मोल अंश में हमने 2-3 बातें, विशेष बातें क्या पढ़ी थी। पहली विशेष बात, मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई या यूनिट नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी सांद्रता को व्यक्त करने की मात्रक इकाई है,
जिसकी यूनिट नहीं होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? मोलंस। मोलंस को प्रदर्शित करने की कोई इकाई नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों किसी भी मिश्रण जो होता है उस मिश्रण का कुल मोल अंश सदैव कितना होता है? 1 होता है। मिश्रण कोई सा भी हो, चाहे उसमें घटक कितने ही हो, मोल अंश सदैव 1 होता है। इससे पहले वाली क्लास में 3 घटक के लिए मैंने उदाहरण बताया था। आज 2 घटक के लिए मान लो घटक 2 है, अक्ष A प्लस अक्ष B, तो A का मोल अंश और B का मोल अंश है, दोनों का आप ऐड करोगे तो योग 1 ही आएगा। योग क्या आएगा? 1। अब अपने क्या रसायन विज्ञान जो है वो अणु और परमाणु की विज्ञान है, और अणु और परमाणु का द्रव्यमान छोटा होता है, तो एग्जैक्ट 1 नहीं आकर आपको मोलंस जो है इसका मान 0.99 या 0.98 या 0.97 या 96, 95, 94 इनमें से कुछ भी आ जाए तो भी वो 1 हो जाएगा। तो अपने वो सार्थक अंकों में हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अंतिम अंक को हटाने का नियम उस हिसाब से। तो मिश्रण का कुल मोल अंश सदैव क्या होता है? 1 होता है बच्चों। तो ये होती है अपने भार मात्रक इकाइयां, जिनमें विलेय और विलायक या विलयन जो भी पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है उसकी मात्रा ग्राम में या किलोग्राम में ही होती है, चाहे विलेय हो और चाहे क्या हो, विलायक। विलेय और विलायक या विलायक की जगह आपको क्या दिया हो? विलयन। विलयन की मात्रा भी आपको ग्राम में या किलोग्राम में दी होती है, तो वो होती है बच्चों आपके भार मात्रक इकाइयां। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। अब मेरी बात सुनो बच्चों एक बार, आपको इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि अपने आसपास के क्षेत्र के ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश अच्छा मैटर प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको भी ये लिंक शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छा कंटेंट प्राप्त करके और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो अपना भी कर्तव्य है कि अपने आसपास के लोगों को शिक्षित बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।